महादजी सिंधिया मराठा सरदार और तृतीय पानीपत के युद्ध के बाद का एक शक्तिशाली, बुद्धिमान और धैर्यवान मराठा सरदार। महादजी सिंधिया के जीवन परिचय की बात करें तो इनके पिताजी का नाम रणोजी सिंधिया था। इन रणोजी सिंधिया को पेशवा बालाजी विश्वनाथ ने जागीर प्रदान की थी और वहीं से जागीरदार बने थे, वहीं से एक सरदार बने थे और ये मराठों के एक अंग के रूप में, सरदारों के रूप में उभर कर सामने आए। महादजी सिंधिया का जन्म 3 दिसंबर 1730 ईस्वी को उज्जैन में हुआ था और इनके जन्म के बाद कहते हैं कि एक विवाद था। इनके कुल मिलाकर के 5 भाई थे: दत्ताजी सिंधिया, जयप्पा, ज्योतिबा, तुकोजी और महादजी। महादजी इन सब में सबसे छोटे थे और यह माना जाता है कि दत्ताजी और जयप्पा जी ये दोनों रणोजी के वैध संतान थे और बाकी यह अवैध संतान थे। लेकिन चूँकि पानीपत के तीसरे युद्ध में दत्ताजी सिंधिया, जयप्पा, ज्योतिबा, तुकोजी सभी मारे गए, केवल एकमात्र महादजी सिंधिया बचे थे, इसलिए यह उत्तराधिकारी बने, रणोजी के उत्तराधिकारी के रूप में सामने आते हैं। महादजी सिंधिया की 2 लड़कियां चिमनाबाई और बालाबाई थी। कहते हैं कि जब महादजी सिंधिया पानीपत के तीसरे युद्ध में लड़ने के लिए गए थे और स्थिति खराब हो गई थी, तो वहाँ से किसी तरह से भागते हैं। इनके सभी भाई मारे जाते हैं, जैसे अभी मैंने बताया, दत्ताजी, जयप्पा, ज्योतिबा, तुके। दत्ताजी, जयप्पा, ज्योतिबा, तुको मारे जाते हैं। महादजी सिंधिया वहाँ से भाग निकलते हैं, लेकिन अफ़गानों ने उन्हें देख लिया और उनसे अफ़गानों से संघर्ष करना पड़ा और उसमें ये बच तो जाते हैं इस भीषण संघर्ष में, लेकिन इनके पैर में चोट लगती है और हमेशा के लिए इनका पैर खराब हो जाता है। महादजी सिंधिया ऐसे व्यक्ति थे जो पानीपत के युद्ध के बाद भी हिम्मत नहीं हारते और अपनी सेना का पुनर्गठन करते हैं। फिर से लोगों में उत्साह भरते हैं, मराठों में सम्मान की भावना जगाते हैं और उसके लिए प्रयास करते हैं। यह इसके लिए सेना में प्रशिक्षण का प्रोग्राम रखते हैं, प्रशिक्षण करवाते हैं सेना का, और इसके लिए इन्होंने पाश्चात्य सैनिक ढंग अपनाने की बात कही। इसके लिए फ्रांस के सेनापति डी बायन को बुलाया गया। डी बायन, ध्यान रखेंगे, फ्रांसीसी सेनापति डी बायन वो आता है और यहाँ भारत में प्रशिक्षण देता है। कुछ फ्रांसीसी भी इनके सेना में शामिल हो जाते हैं। सेना में शामिल होने के बाद यहाँ की सेना सशक्त बनती है और सशक्त बनने के बाद महादजी सिंधिया सबसे पहले दिल्ली के शाह आलम जो कि भटक रहे थे, उन्हें 1772 ईस्वी में मुग़ल गद्दी सौंप देते हैं। मुग़ल गद्दी वहाँ ये नसीन हो जाते हैं, लेकिन पूना में
पेशवा नारायण राव की हत्या हो जाती है। हमने इसकी पहले चर्चा की थी। उसके बाद राघोबा, जिसने हत्या करवाया था, ऐसा माना जाता है कि इसने अपनी पत्नी के माध्यम से हत्या करवाया था, तो राघोबा अपने को पेशवा घोषित कर देता है और उसके विरुद्ध नानाजी फडणवीस और महादजी सिंधिया एक साथ आकर के उसके खिलाफ संघर्ष करते हैं। उस संघर्ष में यह शामिल थे। इसके बाद ये अगले क्रम में अंग्रेज़ों को तले गांव के युद्ध में 1779 ईस्वी के जनवरी महीने में पराजित करते हैं। अंग्रेज़ों की पराजय हो जाती है 1779 ईस्वी में 1779 1779 ईस्वी जनवरी महीने। अब अंग्रेज़ों के पराजित होने के बाद इनकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है कि सालबाई की संधि होती है। और सालबाई की संधि अंग्रेज़ों में, मराठों में जो होती है, उसमें एक शर्त थी। उस शर्त के अनुसार अब इनको दिल्ली की तरफ बढ़ने से कोई नहीं रोकेगा। ये दिल्ली जा सकते हैं, दिल्ली पर कब्जा कर सकते हैं, अंग्रेज़ उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अब यह उत्तर की तरफ बढ़ते हैं और उत्तर की तरफ बढ़ करके सबसे पहले ग्वालियर की तरफ बढ़ते हैं और ग्वालियर के युद्ध में ग्वालियर को हरा करके उस पर कब्जा कर लेते हैं। ग्वालियर पर कब्जा हो जाता है। ये फिर और आगे बढ़ते हैं और उसके बाद फिर बढ़ करके गोहद पर अधिकार कर लेते हैं। गोहद के राणा पराजित होते हैं 1784 में, उस पर भी इनका अधिकार हो जाता है। इस समय शाह आलम, मुग़ल शाह आलम, जिसे इन्होंने गद्दी सौंप दी थी, दिल्ली की गद्दी जीत करके, उन्होंने प्रस्ताव रखा कि हम आपको वकील ए मुतलक की उपाधि देना चाहते हैं। वकील ए मुतलक एक तरह से प्रधानमंत्री का पद था और एक बहुत बड़ा पद था, यानी सब कुछ समर्पित करने की जैसी स्थिति थी कि ये सारा प्रशासनिक कार्य आप देखें। यह बात बहुत बड़ी थी, सम्मान की बात थी, इसलिए इसको इनकार भी नहीं कर सकते थे। लेकिन इन्होंने सोचा कि यह एक बड़ा पद है, इसलिए अपने स्वयं लेना उचित नहीं है, बल्कि इसको पेशवा को देना चाहिए। इसलिए इन्होंने कहा कि यह पद पेशवा को दे दिया जाए और मुग़लों ने तुरंत उसे स्वीकार कर लिया। वकील ए मुतलक वकील ए मुतलक पेशवा बना दिए जाते हैं और इसने स्वयं को नायब वकील ए मुतलक बनाया कि जिससे हम उनके भी यहाँ भी नायक हैं और वहाँ भी नायक के रूप में ही, नायब के रूप में ही काम करेंगे। तो नायब वकील ए मुतलक महादजी सिंधिया स्वयं बने और वकील ए मुतलक कौन बना? पेशवा। तो पेशवा और अपने एक तरह से काम इन्हें ही करना था, सम्मान के रूप में पेशवा को यह पद दिया गया था। तो अब इसके बाद इनका जो बहुत बड़ा काम होता है कि इनके मुग़ल विरोधी बहुत थे और उन विरोधियों का दमन करना प्रारंभ किया। इन्होंने मुग़ल विरोधियों को दमन किया और इसमें दमन करने में बहुत सा धन और समय लगा। कहते हैं कि इसमें लगभग 80 लाख रुपए महादजी ऋणी हो गए, कर्जदार हो गए, क्योंकि एक बड़ी संघर्ष की बात थी। और जब इन्होंने पूना से सहयोग मांगा, पूना यानी जहाँ पर नाना फडणवीस देख रहा था, वह इनको इनकार कर देता है, कोई सहायता नहीं देता। अब ये अपने स्तर पर ही उसको देखते हैं। इसके बाद इनका जयपुर के उत्तराधिकार संघर्ष की बात आती है और उसमें इन्होंने हस्तक्षेप करना चालू किया। जयपुर में पहले सवाई जय सिंह थे, सशक्त एक शासक थे। उनके 2 बेटे थे, सवाई जय सिंह के 2 बेटे, ईश्वरी सिंह
और माधो सिंह। कौन? जय सिंह के दो बेटे ईश्वरी सिंह और माधो सिंह, ये दोनों आपस में लड़ रहे थे। अब इनके उत्तराधिकार संघर्ष में इन्होंने हिस्सा लेना चालू किया और मराठों ने सबसे पहले ईश्वरी सिंह का पक्ष लिया और फिर बाद में जब अधिक धन दे करके माधो सिंह ने अपने पक्ष में कर लिया तो ये माधो सिंह की तरफ चले गए और माधो सिंह ने ये वादा किया कि हम चौथ आपको देंगे, चौथ वसूलने का अधिकार आपको होगा। तो माधो सिंह से चौथ वसूलने का अधिकार लेकर के माधो का पक्ष ले लिया और पक्ष तो ले लिया, लेकिन और इन्होंने भी वादा तो कर लिया लेकिन चौथ नहीं दिया। अब ये चौथ नहीं दिया 1786 तक, तो इन्होंने कहा हमारा चौथ भी चाहिए और चूँकि मुग़लों के हम वकील ए मुतलक हैं, इसलिए मुग़लों का जो हिस्सा सामान्य तौर पर पहले से आप टैक्स देते आए रहे हैं उसको भी हमें चाहिए। और इन दोनों को देने से एक तरह से इनकार सा कर दिया और एक नई चाल चली। नई चाल ये थी कि उस समय जयपुर का शासक बना था सवाई प्रताप सिंह। सवाई प्रताप सिंह ने चालाकी लगाई और चालाकी ये लगाई कि जोधपुर के साथ मिल करके क्यों न इनसे संघर्ष कर लिया जाए। और इन्होंने महादजी की स्थिति कमज़ोर समझ करके जोधपुर के साथ मिल गए और इनका युद्ध होता है। और इस युद्ध में तुंगा के मैदान में युद्ध हुआ, जिसमें एक बार तो महादजी सिंधिया को पीछे हटना पड़ा 1787 ईस्वी में। अब जब ये पीछे हटते हैं तो ये दो घटनाएं होती हैं, ध्यान रखने का है। तुंगा के युद्ध का परिणाम दो हुआ, एक तो ये पीछे हटे, दूसरा परिणाम ये हुआ कि इनके पीछे हटने से शाह आलम, जिसे इन्होंने मुग़ल बादशाह बना दिया था, उसने यह सोच लिया कि ये अब कमज़ोर पड़ गए हैं, इसलिए क्यों नहीं हम किसी और का साथ ले लें। और उसने गुलाम कादिर का साथ ले लिया 1788 में, 87-88 में। तो तुंगा युद्ध का दो परिणाम हुआ, एक तो इन पीछे हटे तो इनको लगा कि राजपूतों को लगा कि नहीं बहुत हम सशक्त हो गए और हम मराठों को पराजित कर सकते हैं, और दूसरे शाह आलम को लगा कि हमें किसी और की सहायता चाहिए क्योंकि अब मराठे हमारा साथ नहीं दे पाएंगे। तो उन्होंने पठान नेता गुलाम कादिर को अपना संरक्षक चुन लिया। अब उधर दूसरी स्थिति फिर बनती है 90 में, 87 जुलाई की ये बात थी और लगभग 3 साल बाद 20 जून 1790 में राजपूतों के विरुद्ध फिर महादजी आकर के खड़ा होता है और इसमें विजय प्राप्त कर लेता है। अब जयपुर जोधपुर की दोनों सेना एक साथ मिल करके यहाँ लड़ाई लड़ी थी। इस युद्ध को पाटन का युद्ध कहते हैं। 20 जून 1790 पाटन के युद्ध में, जो तुंगा में हारा था, 3 साल बाद ही पाटन का युद्ध हुआ था और इसमें महादजी विजयी हुआ। जोधपुर की सेना हार के भाग गई। अब फिर इसके बाद युद्ध होता है 10 सितंबर 1790, ये मेड़ता का युद्ध होता है। अब मेड़ता के युद्ध में जोधपुर के शासक भी हार गए। जोधपुर के शासक विजय सिंह जो उस समय थे, उनको महादजी के साथ संधि करनी पड़ी। तो एक तरह से देखें कि जयपुर को भी हराया और जोधपुर को भी हरा दिया मेड़ता में। तो इस संधि के बाद महादजी 60 लाख रुपए, सांभर जिला और अजमेर का परगना इनको प्राप्त हो गया।
महादजी को जोधपुर नरेश से। जोधपुर से क्या क्या मिला? 60 लाख रुपए, सांभर का क्षेत्र और अजमेर का क्षेत्र। अब इनके जो कर्ज थे वो आराम से उतर सकते थे। और अब इसके बाद जयपुर वाले से भी संधि करनी पड़ी, क्योंकि जयपुर को भी समझ में आ गया कि जोधपुर के साथ हमने धोखा दिया संधि का, लेकिन परिणाम उल्टा हुआ। अब तो संधि माननी पड़ेगी, जो कहेंगे तो वह मानना पड़ा। और वह मानने में जयपुर से 17 लाख रुपए इनको चौथ के रूप में मिला और मुग़लों का जो वार्षिक कर था उसको भी वसूला। अब आप समझ सकते हैं कि इनका 80 लाख का कर्ज उतर गया, अलग से भी इनकी स्थिति अच्छी हो गई। दूसरी जो प्रसंग मैंने चालू किया था वो प्रसंग जो पैरेलल चल रहा था उसके समानांतर लगभग, तुंगा के मैदान में जो हारे थे, मैंने कहा था कि ये उस गुलाम कादिर के संरक्षण में चले गए थे शाह आलम। अब गुलाम कादिर ने एक चाल चली, जो संरक्षक था अफगान, इस गुलाम कादिर ने शाह आलम को ही बंदी बनाया और अंधा बना दिया, उनको अंधा कर दिया। और ख़ुद गुलाम कादिर ने मुग़लों के गद्दी पर कब्जा कर लिया, मुग़ल बादशाह बन गया। जब यह बात महादजी को फिर पता लगी और अब फिर ये जीत चुके थे, तो महादजी सिंधिया फिर वहाँ जाते हैं और जा कर के फिर से शाह आलम को गद्दी पर बैठाते हैं और गुलाम कादिर को मार भगाते हैं। अब इस तरह से इन्होंने फिर से शाह आलम को गद्दी पर बैठा दिया। तुंगा के जो युद्ध में बड़ी घटना हुई थी, जिसमें ये एक तरह से हारना कह सकते हैं, लेकिन फाइनल युद्ध नहीं हुआ था क्योंकि इन्हें भागना पड़ा था। इन्होंने नाना फडणवीस से कहा था, जो पूना में थे पेशवा के पास, इनसे कहा था कि तुम हमें कुछ मदद दे दो, क्योंकि तुंगा के युद्ध में हारने पर यह स्थिति खराब हो रही थी। जयपुर जोधपुर वालों ने जो हराया था पहले ही बार में, फिर बाद में तो इन्होंने दोनों को हरा दिया पाटन और मेड़ता के युद्ध में। तो उस समय जो तुंगा के युद्ध के बाद इन्होंने सहयोग मांगा, उन्होंने सहयोग नहीं दिया। उनके सहयोग न देने का एक बड़ा कारण ये था कि वो समझते थे कि यह बहुत सशक्त होता चला जा रहा है, और वो कहीं न कहीं नाना फडणवीस को, जैसे कहा जाता है, वह बहुत अधिक स्वार्थी व्यक्ति था और उस स्वार्थ के कारण ही इन्होंने सहयोग नहीं दिया। अब तुंगा के युद्ध के बाद फिर इन्होंने पाटन और मेड़ता का युद्ध कर लिया, सब स्थिति अच्छी कर ली, कर्ज भी निपटा लिया, शाह आलम को गद्दी पर भी बैठा दिया। इसके बाद अब 12 साल इनको हो चुके थे। अब महादजी सिंधिया पूना की तरफ चलते हैं 12 वर्ष बाद। 1792 में महादजी पूना की तरफ चलते हैं और वो चाहते थे कि नाना को जो संदेह हुआ है, नाना फडणवीस को, वह किसी तरह से दूर हो जाए। और अब ये महादजी सिंधिया पूना की तरफ चलते हैं, लेकिन नाना फडणवीस डर जाता है और नाना फडणवीस ने गलत निर्णय लेकर अंग्रेज लॉर्ड कॉर्नवालिस को सैनिक सहायता देने के लिए प्रार्थना कर ली कि आप हमें सैनिक सहायता दो। उनको लगा कि शायद ये पूना की तरफ नहीं आ रहा, ये सीधे चढ़ाई कर देगा। कॉर्नवालिस ने उसकी मांग नहीं मानी, लेकिन फिर भी इसने अपना घटियापन दिखा दिया और कॉर्नवालिस ने कह दिया कि नहीं, हमारा जो संधि हुई है उस संधि के अनुसार हम तुम्हारा मदद नहीं कर सकते। महादजी सिंधिया 2 साल तक पूना में रहे, लेकिन ये हमेशा नाना फडणवीस चाहते रहे कि महादजी का महत्व न बढ़ने पाए, और वह महादजी चाहते थे कि हमारे बीच में जो संदेह की दीवार बन गई है, उस संदेह की दीवार को समाप्त किया जाए, ख़त्म किया जाए। लेकिन यह प्रयास असफल ही रहा और सिंधिया और होलकर में प्रतिद्वंदिता चालू हो जाती है। और सिंधिया के जो सेना नायक थे
डी बायन, जिन्होंने फ्रांसीसी सेना का ने प्रशिक्षण दिया था, फ्रांसीसी सेना के साथ आए थे और यहाँ की सेना को भी प्रशिक्षण दिया था। ये सेना नायक डी बायन जो थे 1793 ईस्वी में होलकर को लाखेरी के युद्ध में पराजित कर देते हैं। अब इससे पूना में सिंधिया की प्रतिष्ठा और अधिक बढ़ गई और कुछ ही दिनों बाद जून 1793 में महादजी बीमार हो जाते हैं और ये बीमारी वास्तव में मराठों के ऊपर एक तरह से कहें बीमारी हो गई थी, क्योंकि 12 फरवरी 1794 ईस्वी को मराठा सरदार महादजी सिंधिया की मृत्यु हो जाती है और इस मृत्यु के बाद कोई बड़ा शासक नहीं बचता, कोई बड़ा प्रशासक नहीं बनता, कूटनीतिक नहीं बनता। नाना फडणवीस जी ज़रूर थे, लेकिन वो भी इसके मरने के ज़्यादा दिन बाद नहीं जी पाए। 1794 में ये मरते हैं, 1800 में मर जाते हैं। तो लेकिन ये ज़्यादा कुटिल नहीं थे, वो कुटिल व्यक्ति था और वो उतना नहीं काम कर सकता था जितना ये अपने व्यवहार से कर लेता था। तो ये बहुत अधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति था जो चाहता था कि मराठों का उत्थान हो। इसीलिए ये बार बार याद भी दिलाता था नाना फडणवीस से और कहता भी था कि हम सभी एक ही अधिपति अर्थात पेशवा की सेवा करते हैं। यदि आप व्यक्तिगत रूप से मेरे प्रति ईर्ष्या रखते हो तो अपने आप से पूछो कि जब मोरोबा के गुट के विरुद्ध ज़रूरत पड़ी तो सहायता किसने की? हमने सहायता की थी। यह बात याद दिलाता है नाना फडणवीस को। और सखाराम बापू को भी बस में किया था। क्यों किया था? क्योंकि वो नाना फडणवीस के विरोध था। तो हमने आपकी मदद उस समय भी की। सदाशिवराव भाऊ ने विद्रोह किया तो उस समय भी हमने मदद की। तलेगांव में अंग्रेज़ों को हमने पराजित किया। अंग्रेज़ों को सबसे अधिक भार वहन किसने किया? हमने किया। हर तरह से समझाने की कोशिश की महादजी ने कि हमने सब कुछ किया और आपके लिए किया, आपके खिलाफ नहीं किया। लेकिन फिर भी नाना फडणवीस इस तरह की बात सुनने को तैयार नहीं थे। वो डरे हुए थे इसकी सत्ता से, इसके शक्ति से, इसके संगठन से, इसलिए वह इसके खिलाफ कार्य कर गए। और इसीलिए इनकी मृत्यु पर जगन्नाथ सरकार ने लिखा है कि महादजी सिंधिया अपने समय का उत्तर भारत के इतिहास में एक दैत्य के समान था, अर्थात जिसका मुकाबला करना शायद संभव नहीं था। तो इस तरह से हम देखते हैं महादजी सिंधिया के बारे में, जो बहुत बड़ा काम करते हैं। पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद मराठों के लिए, मराठों के सम्मान के लिए, मराठों के राज्य विस्तार के लिए हर तरह से इन्होंने ईमानदारी के साथ सेवा की। धन्यवाद।